नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है प्रभा। 2 महीने हुए थे कि रमेश बाबू की शादी की। तब से घर में आई बहू तहलका मचाना शुरू कर दी। रमेश बाबू के माता पिता तो बुरी तरह फंस चुके थे। वह बस अपने बुढ़ापे को लेकर परेशान रहा करते थे। क्या पता आज की यह सारी बहू बुढ़ापे में उनका क्या हाल करेगी। हाँ, पूरा कसूर रमेश बाबू का ही था। शहर से बहू लाना उनका ही सपना था और आज अपना सपना पूरा हो जाने पे वो खून के आंसू छलका रहे थे। ऐसी बहू जो शादी कल से ही रमेश बाबू के साथ दहेज लाई, बाइक से सिनेमा देखने शहर गई और बेचारी किस्मत फूटी सासू माँ इस बुढ़ापे में खास खास कर चूल्हा फूकती रही। आज सुबह सुबह ब्यूटी पार्लर जाने के लेकर रमेश बाबू ने काफी बहस हुई। बहस के बाद बहू मुंह फुलाकर बैठ गई। परंतु यह रोजाना का था, कभी ब्यूटी पार्लर को लेकर, कभी मॉल को लेकर, सिनेमा हॉल को लेकर बहू हमेशा मुंह फुलाए रहती थी। एक दिन की बात है, शहरी बहू की मेमोरी बहन की शादी है। शादी में जाने को पूरी तरह शहरी बहू को लेकर गई। अब उन्हें आईब्रो बनवाना था, ब्यूटी पार्लर का काम बच गया था, जिनको वो पूरा करने के लिए वो आज ही दहेज में लाई बाइक से रमेश बाबू के साथ ब्यूटी पार्लर गई। पर आज ब्यूटी वाले जल्दी में थी। जल्दी के करने के चक्कर में वो कुछ ऐसी गलतियां कर दी जो शहरी बहू के लिए बिल्कुल बड़े जख्म के समान थे। पहले तो शहरी बहू अपनी भाषा में उस ब्यूटी पार्लर वालों को गालियां को सम्मान करा डाली और पूरे रास्ते रोती रही। वह शादी में नहीं गई, सिर्फ बैठकर पूरे दिन रमेश बाबू और ब्यूटी पार्लर वाले की कोसती रही। उस दिन सास बीमार पड़ी हुई थी। जब बुधवाते हुए शहरी बहू की वहां से गुजरी तो लाचार सास बड़े प्यार से बस दवा मेज से लेने बोली। तेजी से बुदबुदाकर शहरी बहू आगे बढ़ गई। तभी उधर से लाठी देखते हुए बूढ़ा आया और अपनी पत्नी को हालत देखकर उनकी सेवा में लग गए। इस उम्र में बहू होते हुए वो दोनों एक दूसरे की सेवा खुद कर रहे थे। इस प्रकार शाम को जब शहरी बहू का मिजाज कुछ ठंडा हुआ, वो अपने कमरे में रमेश बाबू के पास गई और बोली, कब तक ब्यूटी पार्लर वाले खोल दो। वैसे भाव देते हैं 5 शहर देकर ब्यूटी पार्लर कोर्स ही। घबराते हुए रमेश बाबू बोले, मगर अभी घर में पैसे नहीं है भला। यह सुनते ही बुदबुदाते हुए शहरी बहू पलंग पर बैठी और बोली, यस यस, क्यों नहीं, मेरे काम के वक्त तुम्हारे पास पैसे नहीं रहते। अभी इस बुढ़ा बुढ़िया को कुछ भी जाए तो पैसे बरसने लगेंगे। सर पीटते हुए कहा, ना जाने की बात से पापा का प्रायश्चित तो भुगतना पड़ रहा है, पर कहती जा रही है कल से किडनी बेचो या कुछ भी करो, मुझे ब्यूटी पार्लर खोलने दो। बेचारे रमेश बाबू अब सोच में डूब गए, क्या करें। यहाँ माँ के डायबिटीज के इलाज के लिए पैसे नहीं है और ब्यूटी पार्लर खोलने की जिद है। यह सब चिंता दिमाग में रखकर रमेश बाबू सुबह सुबह ऑफिस जा रहे थे। सामने लाला जी को देखकर और ज्यादा चिंतित हो गए और मुंह छिपाने लगे। पर लाला जी सामने आए और बोले, क्यों 2 महीने से आप 2 साल हो गए, कब चुकाओगे मेरे पैसे। घर गिरवी रखो पा, कुछ भी करके इस सप्ताह में अंदर मेरा पैसा लौटा दो। लाला जी के इस फैसले को सुनकर रमेश बाबू गिड़गिड़ाने लगे और अपनी समस्या बताए। लाला जी अपने दयालु स्वभाव के कारण रमेश बाबू को 1 महीने और समय दे दी और काफी विनती करने पे 2,000 भी दे दिए। पैसे लेने के बाद रमेश बाबू ब्यूटी पार्लर खोल के बाद यह सोचते हुए ब्यूटी पार्लर की कमाई से लाला जी का कर्ज चुकता कर देंगे और माँ के डायबिटीज का इलाज भी करवा देंगे। यह सोचकर रमेश बाबू कुछ निश्चित हुए, पर सप्ताह भर के अंदर शहरी बहू की करामतें बढ़ गई। ब्यूटी पार्लर का सारा सामान शहरी बहू द्वारा खत्म हो जाता, कमाई तो हो नहीं पाती थी। रमेश बाबू एक दिन अपनी माँ के पास गए और बेसहारे बच्चों की तरह होते हुए बोले, माँ मैं क्या करूँ, जीवन की सबसे बड़ी गलती मुझसे हो गई। ना मैं शहर की लड़की से शादी करता और ना ही यह दिन आता। आज मैं एक ऐसा ही बस बेटा बन चुका हूँ, अपने माँ को इलाज तक नहीं करवा सकता। रमेश बाबू को सीने से लगाते उसकी माँ बोली, बेटा मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम गलत समझ रहे हो। हमारी बहू हीरा है, तुम मेरे पिताजी की फिक्र मत करो, बस हमारी बहू बस खुश रखो, बाकी हम काफी है। किस्मत है कि हम एक शहरी बहू की सास है। रमेश बाबू की माँ का दिल तो रो रहा था, पर माँ ऐसी होती है कि बच्चों के खुशी के लिए अपनी परवाह नहीं करती। इस प्रकार रमेश बाबू की माँ को बातों से समझ पा रहे थे कि वह बार बार यही सोच रहे थे कि कितना फर्क होता है ना माँ और पत्नी में, पर करे भी तो क्या करे। शहरी बहू तो रमेश बाबू का सपना था। माँ को समझाने पर रमेश बाबू कमरे में आकर लेट गए। लेट होने से कुछ देर बाद ही कमरे में साड़ी बांधकर शहरी बहू कुछ ऐसे चिल्लाते हुए अंदर आई, पापा चाय कमरे में लेते आइए।
फिर रमेश बाबू को देखकर बोले, अरे मत पूछो, खुलवाने का तो मैंने ब्यूटी पार्लर खुलवा ली, बट इतना ज्यादा काम बढ़ गया कि चाय पीने की फुर्सत नहीं है। शहरी बाबू हाव भाव देखकर बोली जा रही थी। रमेश बाबू पूरी तरह से अपना ध्यान वहां से हटा रखे थे। एक बार शहरी बहू रमेश बाबू की तरफ नजर डाली और बोली, अजी कुछ याद भी है आपको? कल 7 जून है। झुकते हुए रमेश बाबू बोले, हाँ हाँ, उसी दिन को मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती वाले दिन है। मैं कैसे भूल सकता हूँ? इस दिन तो मेरे सुखों का अंत हो गया। देखते हुए शहरी बहू बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसे कि मेरे अच्छे दिन आ गए। लेकिन अगर तुमने कल मेरे दिन नहीं मनाया तो मैं डैड को कॉल करके तुम्हारी बात बता दूंगा, फिर जाकर जेल में चक्की पीसना। इतने में रमेश बाबू के पिता चाय लेकर शहरी बहू को चाय लेकर चस्का लगाने लगी। बेचारे रमेश बाबू सर से सर झुका लिए। तभी रमेश बाबू के पिताजी बोले, बेटा राशन का सामान खत्म हो चुका है, ला दे, और तुम्हारी माँ की दवा भी खत्म हो चुकी है, यह रही लिस्ट। एक आश्चर्य भरी निगाहों से शहरी बहू बूढ़े की तरफ देखी और बोली, नो पापा, कल हमारा मैरिज डे है और आज एक भी पैसे भी खर्च नहीं होने चाहिए। वैसे भी कौन सा मेडिसिन खाकर माँ जवान हो जाएगी और पैसे नाले में नहीं जाएंगे। इतनी सारी बातें सुनने के बाद फिर रमेश बाबू की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। वो चुपचाप चले गए। कल मैरिज वाले दिन सुबह सुबह शहरी बहू नहा धोकर महंगी वाली नई लहंगा पहनी और आशीर्वाद लेने जब सासू माँ के पास गई तो बोली, माँ जी आज मेरी बड़ी बड़ी फ्रेंड दूर दूर से आ रही है और कह रही है कि आप दोनों इस हालत को देखकर मुझे छोटा ना समझे। अच्छा होगा आप दोनों पार्टी में ना आया। बूढ़ा बुढ़िया को काफी दुख हुआ, पर वो रमेश बाबू के कारण हाँ बोल दिए। शाम को पार्टी रखा गया। पार्टी तो पूरी तरह किसी राज्य की पार्टी की तरह लग रही थी। शहरी बहू की बड़ी बड़ी दूर दूर की फ्रेंड भी आई थी। तेरे बहू रमेश बाबू के हाथ हाथ डाले अपनी पूरी फ्रेंड से मिलवा रही थी। लगभग 2 घंटे मिलवाने पे अभी कुछ फ्रेंड बाकी थी कि रमेश बाबू शहरी बहू से दूसरी तरफ खींचते हुए बोले, बस करो, ये दोस्ती मिलन बताओ कि माँ पिताजी नहीं आए। रमेश बाबू के मुंह पे हाथ रखते हुए शहरी बहू बोली, जरा धीरे बोलो, मेरी कोई फ्रेंड नहीं जानती कि मेरी सास ससुर भी है। मैं उन लोगों को कमरे में बंद करके रखा है। रुखाई सी, हाँ, बाहर बुलवाने की जरूरत नहीं है, मैं खाना भिजवा दूंगी घर पर। आप इस गूंगी वाले शक्ल को मुस्कान लाकर घूमिए। कहते हुए शहरी बहू बातों में करने लग गई। दोस्तों ने साथ पार्टी में खूब शराब सिगरेट, परंतु रमेश बाबू को इन सब चीजों से नफरत था। ये सब देख देख कर चल रहे पूरे पार्टी में उन्हें बस माँ पिताजी की चिंता हो रही थी, पर उन्हें नहीं पता था कि आखिर वो दोनों किस कमरे में है। शहरी बहू के पास जाती तो वो फटाक कर बोलने लग जाती। इस प्रकार पार्टी वाले रात बूढ़ा बुढ़िया भूखे छटपटाते रहे। अगले दिन जब रमेश बाबू ऑफिस जा रहे थे तो रास्ते में लाला जी मिल गए और पैसा मांगने लगे। काफी भला बुरा भी बोले। इस बार लाला जी इतना ज्यादा बोलने लगे कि बेचारे सीधे से रमेश बाबू के सीने में जा लगी। घर आते वो सीधे शहरी बहू पे बरस पड़े और बोले, देखिए ब्यूटी पार्लर खोल गया, जब 2 आने की आप घर में आने नहीं देती। अरे थोड़ा सा भी उस बूढ़ी माँ के बारे में सोचो, कितनी दर्द होती होगी। तुम उन्हें अभी रमेश बाबू बोल ही रहे थे कि शहरी बाबू के लिए चाय लिए आई। बुढ़िया यह सब सुन ली। सबसे ज्यादा दुख उस तब हुआ जब रमेश बाबू की आत्महत्या करने वाली बात कर डाले। वह चाय वापस लेकर चली गई और कमरे में काफी रोई। अगले दिन रमेश बाबू ऑफिस जाते वक्त काफी डर रहे थे कि रास्ते में कहीं फिर लाला जी ना मिल जाए। हाँ हुआ भी, यही रमेश बाबू का डर एकदम सही था। रास्ते में लाला जी मिल गए। इस बार वो रमेश बाबू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। रमेश बाबू काफी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज पूरे दिन ऑफिस में वो इसी बात को सोचते रहे और शाम को जब घर लौटे तो पिताजी परेशान देखकर डर गए और बोले, क्या हुआ पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हो? बुढ़ापे के सितम से हलते हुए बूढ़ा बोला, बेटा पूरे दिन साथ रहने वाली ना जाने आज तुम्हारी माँ कहाँ चली गई। एकाएक दरवाजे पे घंटी बजी। शहरी बहू चमकते हुए दरवाजा खोली। दरवाजे पे डॉक्टर हाथ में बक्सा लिए खड़े थे। रमेश बाबू को देखते ही डॉक्टर बोले, आप ही रमेश बाबू है ना? शायद आप ही की माँ को अपने दोनों किडनी बेचने आई थी, पर उनका किडनी खराब होने की वजह से नहीं लिया गया, इसी कारण उन्होंने दिल बेच दिया। क्या जरूरत थी उस बूढ़ी माँ के बिके हुए दिल की कीमत लेने की? बक्सा देते हुए, यह लीजिए माँ के बिके हुए दिल की कीमत।
शहरी बाबू आकर झट से बक्सा थाम ली। बूढ़ा बेचारा यह सुनते ही जमीन पे बिखर गया। रमेश बाबू के अंतर आत्मा भी उन्हें धिक्कारने लगी। वह सीधा तैरते हुए एम्बुलेंस की तरफ दौड़े। एम्बुलेंस के अंदर माँ को इस प्रकार देखकर फूट फूट कर रोने लगे। ऐसा लग रहा था मानो रमेश बाबू की माँ चिंता मुक्त होकर सो रही हो। रमेश बाबू रोते रोते माँ को निहार रहे थे। एकाएक रमेश बाबू के एकाग्रता को डॉक्टर महत्व करते हुए बोले, आपकी माँ आपके नाम की एक चिट्ठी लिखवाई है, लीजिए। रमेश बाबू चिट्ठी खोलते ही पढ़ने लगे। उसमें कुछ लिखा था, बेटा होने के कारण तुम्हारे दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई। देखती आ रही हूँ, जब से शादी हुई है तुम हमेशा उदास रहा करते हो। ना जाने किसने मेरे बच्चे की हंसी चुरा ली। आखिरी बार मुस्कुरा कर मुस्कान दिखाना देना। बेटा, मैं लाला जी के पैसे भिजवा दिया है, बाकी पैसे से खुश रहना। मेरी अनुपस्थिति में थोड़ा पिताजी का ख्याल रखना। तुम्हारी माँ। पत्र पढ़ने के बाद रमेश बाबू बच्चे की तरह बिलख कर रोने लगे। इस समय मुझे कहावत याद आ गई, किसी की उपस्थिति का मन भाता नहीं और जाने पे मन पछताने लगता है। ठीक इस वक्त रमेश बाबू के साथ यही हो रहा था और इधर शहरी बहू कमरे में आराम कर रही थी। पूरा गांव बाला रमेश बाबू और शहर बहू पे हंस रहे थे। इस प्रकार विधि विधान से रमेश बाबू अपनी माँ का दाह संस्कार कर दिया। आज लगभग रमेश बाबू के माँ के गुजरे महीने बीत गए। माँ के जाने के बाद रमेश बाबू के घर में मानो लक्ष्मी जी की विदाई हो गई। शहरी बाबू पूरा घर पे सर पे उठा ली। एक दिन मौका पाते ही रमेश बाबू पिताजी के साथ घर से निकल आए और तुरंत इस रात से अलग चले गए। वही पिताजी के साथ उनकी सेवा कर रहने लगे। यानी कि रमेश बाबू जितने भी पाप के भागीदार बने होंगे, एक स्त्री कारण माँ पिताजी की सेवा से वंचित रह गए और उसका जीवन नरक बन गया। और अतः माता पिता को अपनी बिटिया को इस तरह शिक्षा देना चाहिए ताकि वो और किसी के घर को संभाले, शहरी बहू को तरफ बिगड़ते नहीं। रमेश बाबू अब अपने पिताजी के साथ शहर बहू तो एक बुरा समझकर शहरी बहू को उस बात काफी दूर चले आए। परंतु अनजान शहर में उनका ना कोई परिचित था, ना ही उतने पैसे। उतने में घर तो केवल जान लेकर भागे थे। मुंबई की सड़क पे वो लाखों के बीच यहाँ ठिकाने के बारे में सोच रहे थे और दोनों के चेहरे पे काफी उदासी और सिकन था। थोड़ी देर में थक हार कर दोनों फूट फाट के किराना बैठ गए। एकाएक रमेश बाबू का ध्यान सामने से आ रही खूबसूरत मॉडर्न किसी शहरी लड़की पे थी। वो लड़की रमेश बाबू की तरफ ही आ रही थी। शहरी लड़के को इस तरह अपने ओर आते देख उसे शहरी बहू की यादें ताजा हो गई। दोनों वहां से निकलते ही चाहते थे कि वह मॉडर्न लड़की उन्हें देखते हुए बोली, आप दोनों इस शहर में नए लगते हैं और शायद आप ठिकाने की खोज में है, भटक रहे हैं। अगर आप चाहे तो मेरे साथ चल सकते हैं, उस लड़के ने रमेश बाबू से कहा। यह सुनते ही रमेश बाबू के पिताजी डर गए और रमेश बाबू के कान में फुसफुसाते बोले, बेटा अब मैं थक चुका हूँ, दोबारा अब मैं वही पुरानी नरक वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता। जीवन में अभी कुछ भी पल तो बाकी है, उसमें बस तेरा साथ शांति पूर्वक बिताना चाहता हूँ। अपने पिता के इस तरह रुआसे भरी आवाज सुनकर रमेश बाबू की आंखों भर आई। वह मॉडर्न लड़की बिना कुछ जवाब देते हुए अपने पिताजी का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ गए कि दोबारा वह मॉडर्न लड़की सामने आकर रमेश बाबू को रोकते हुए बोली, देखिए मेरा नाम तारा है, मैं आप लोगों को पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, बस एक एनजीओ चलाती हूँ, इसलिए हर एक बेसहारा लोगों की मदद करना चाहती हूँ। वैसे भी आप दोनों का ठिकाना के लिए किसी न किसी की मदद तो लेनी ही पड़ेगी, वो मॉडर्न लड़की रमेश बाबू से कहती है। तारा की बात दोनों को ठीक लगी। वो दोनों तैयार हो गए और तारा के साथ उनके घर पहुंच गए। तारा रमेश बाबू और उनके पिताजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। धोखे से भी वो कभी कोई बात रमेश बाबू और उनके पिताजी को ना चुपने का ख्याल रखती है। फिर भी एक दिन रमेश बाबू को खाना खिलाकर तारा चुपचाप जाकर बाहर झूले पर बैठ गई और खाना समाप्त करने के बाद रमेश बाबू बाहर निकले तो तारा जैसी चुलबुली लड़की को इस प्रकार उदास देकर उसके पास गए और बोले, तारा, सबके चेहरे पे सिकन दूर करने वाली फरिश्ता आज स्वयं इतनी उदास क्यों? तारा की आंखों में आंसू भरे थे।
वो निगाहें छुपाते हुए बोली, आपको पता है मेरे एनजीओ में इतने सारे बच्चे हैं मेरे साथ, फिर भी एक खास व्यक्ति की कमी हमेशा मुझे खलती रहती है। हाँ, मैं मैरिड हूँ, पर कठोर लड़की ने मेरे पति मुझसे दूर रखा है और अब शायद वो वापस भी आ ना पाए। वो बोलती है, आंसू पोंछते हुए बोली। किंतु आप अकेले इस अनजान शहर में आने की वजह? हंसते हुए रमेश बाबू बोले, आप खास व्यक्ति है तड़प रही है और मैं उस खास व्यक्ति को त्याग कर आ पाऊँ। उसके बाद रमेश बाबू सारी कहानी तारा को बता दिए। हाँ, और उसी के बाद से सारी शहरी लड़कियां को गलत समझ बैठा था, पर आपसे मिलने के बाद मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। रमेश बाबू तारा से कहती है। दोनों आज एक दूसरे को अपना दुख बांटकर अपने मन को शांत किए। कुछ दिन बाद तारा अब अपने एनजीओ में रमेश बाबू को हिस्सा बना ली। इस प्रकार महीने बीत गए। तीनों अब अपने पुराने दर्द को भूल रहे थे। अचानक एक दिन रमेश बाबू एनजीओ के बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी किसी ने पुराना, क्या कभी आपने बच्चों को याद नहीं आती? चौंकते हुए रमेश बाबू मुड़े तो पीछे शहरी बहू खड़ी थी, श्री। घर आज उसकी आंखों में पश्चात और तेवर में बदलाव दिख रहे थे। फिर भी चुपचाप रमेश बाबू आगे की तरफ बढ़ने लगे। गिर गिर कर आते हुए शहरी बहू आगे बढ़ी। एकाएक उसके चक्कर आ गए और वहीं गिर गई। भोले भाले रमेश बाबू उसे छोड़कर जा न गए और उस तारा और पिताजी के पास ले गए। रमेश बाबू को शहरी बहू के साथ देखते हुए तारा घबरा कर बोली, आप इस लड़की को कैसे जानती? वही तो तारा जी, आप इसे कैसे जानती? रमेश बाबू पूछते हैं। ये मेरी पत्नी है, वो रमेश बाबू बोले। चौंकते हुए तारा बोली, व्हाट, ये आपकी पत्नी है? वो उससे पूछे। यह कभी मेरी अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी और यही फ्रेंड बाद में मेरे पति को मुझसे छीन ली, वो बोली। कहते हुए तारा के आंसू निकल आए। इतने में शहरी बहू को होश आ गए। वो तारा को देखकर घबराते हुए उठ गई और बोली, आप सब मुझे माफ कर तारा, मैंने तुम्हारे साथ काफी गलत की। राजीव, तारा का पति, मैंने प्यार में मैं काफी अंधी और स्वार्थी हो चुकी थी। राजीव को पाने के लिए मैंने बुरा व्यवहार की ताकि अपने पति, अपने परिवार को दुख से दूर कर सकूं। पर मैं यह भूल चुकी थी कि राजीव तो तुम्हारा प्यार है और आखिर एकरा कर प्यार कब तक निभाती? मैं तेरी अमानत को संभाल कर रखा है और रमेश बाबू अपने किए गए कुकर्म को मैं ठीक तो नहीं कर सकती, पर एक मौका आप मुझे दे सकते हैं। अब तो माफ कर दो। नए रिश्ते के शुरू करने के लिए एकाएक दरवाजा खटकने की आवाज आई और तारा जाकर दरवाजा खोले तो सामने राजीव को देखते ही उसे लिपट गई। फूट फूट कर वो रोने लगी। यह सब देखकर पास खड़े रमेश के बाबू के पिताजी बोले, अब हमारी बहू को गलती का एहसास हो गया और हमारी नई बेटी भी उसको पति मिल गया, यानी सब कुछ एकदम ठीक हो गया। अब मेरे बच्चे एक दूसरे के गुनाह को भुलाकर साथ रहे और मुझे शांतिपूर्वक तीर्थ यात्रा जाने दे। बस यही सुनते ही रमेश बाबू शहरी बहू को गले से लगा लिया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बाय।